अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों मैंने अपनी टेलीस्कोप को गाड़ी के पिछले हिस्से में रखा और पाकिस्तान की सैर पर निकल गया। मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और जामियात में गया, जहां पर मैंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत से लेक्चर्स दिए और बच्चों को चाँद और सूरज भी दिखाए। लेकिन जब मैं एक बहुत बड़ी जामिया में दाखिल हुआ और पहली मरतबा मैं किसी जामिया में मस्जिद में जाकर स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताने जा रहा था, लोगों को ये बताने जा रहा था कि ज़मीन घूमती है, ज़मीन चक्कर लगाती है, सूरज भी घूमता है, हर चीज़ मूव कर रही है, तो कुछ परेशानी मुझे लाहिक थी। लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो लेक्चर दिए गए कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हुआ। उसकी वजह यह है कि जब मैं एक लेक्चर दे रहा था स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स पर, तो एक बच्चे ने अपना हाथ खड़ा किया। मैंने उस बच्चे से पूछा, जी बेटा बताएं क्या सवाल है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर आपने ये कहा कि हमारी कायनात 13.7 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो फिर हम कायनात में 92 और अगर एक तरफ की बात की जाए तो 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक कैसे देख सकते हैं, यानी कायनात इतनी बड़ी कैसे हो चुकी है। अब ये एक बहुत ही चुभता हुआ संजीदा सवाल था, जिसके जवाब के लिए आपको बच्चों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत थी। मुझे एनिमेशंस की मदद हासिल नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ मुश्किल हुई उनको ये बताने में। लेकिन मैंने सोचा कि इस पर जाकर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारी कायनात एक तरफ से दूसरी तरफ तक 92 बिलियन लाइट ईयर्स की मुसाफत रखती है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक साइंसदान की तरफ, जिनका नाम आपको मालूम है, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जब स्पेस को मॉडल कर रहे थे तो वो एक फ्लैट स्पेस की तरफ जा रहे थे। उनका ये कहना था कि टाइम हर जगह यूनिवर्सल है, हर जगह पर टाइम एक सेंट्रलाइज क्लॉक की मदद से नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। न्यूटन का ये भी कहना था कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे स्पेस में, तो वो उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होगा और हम एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, याद रखिए एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ये पाथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब एक और साइंसदान आए जिनका नाम आइंस्टाइन था, तो उन्होंने कहा कि ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम स्पेस को मॉडल करने जा रहे हैं स्पेस टाइम के साथ। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में स्पेस एक जैसी एक चादर की तरह फैली हुई नहीं है, बल्कि उसमें उभार हैं और उसमें गड्ढे भी मौजूद हैं। न्यूटन का ये कहना था कि मैस एक फोर्स जनरेट करता है जिसे अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है। तो ग्रेविटी उस फोर्स का नाम है, ग्रेविटेशनल लॉ के ज़रिए आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ज़मीन ने चाँद को किस तरीके से ग्रेविटी के साथ अपनी तरफ घूमने पर मजबूर किया हुआ है और उसको हमने आसानी के लिए एक रस्सी से दिखाया हुआ है। लेकिन आइंस्टाइन ये कहते थे कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। मैं यहाँ पर आपको आइंस्टाइन का स्पेस टाइम दिखा रहा हूँ, तो हम आसानी के लिए उसे 2 डायमेंशन स्पेस टाइम दिखाते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो स्पेस टाइम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैस मूव कर रहे होते हैं। आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि अगर हम सिर्फ स्पेस को आसान करके देखें, हमें पता है थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि स्पेस की 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स वाई जी। लेकिन अगर इन 3 डायमेंशन को जम करके 2 डायमेंशंस में देखा जाए, तो आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं जिसमें आपको एक प्लेन दिया गया है और उसके ऊपर आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर दी जाए, थर्ड डायमेंशन ऐड कर दी जाए, जो कि टाइम की है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप देखें कि आप स्पेस में भी मूव कर रहे हैं लेकिन आप टाइम में भी मूव कर रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट है स्पेस टाइम का, जिस पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आया तो उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि मैस एक फोर्स का बायस नहीं बनता, बल्कि मैस एक किस्म की एनर्जी है और जब ये एनर्जी स्पेस टाइम में मौजूद होती है तो वो स्पेस टाइम को कर्व करती है, एक गड्ढा डाल देती है। और उस गड्ढे को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सूरज के गिर्द भी वो गड्ढा महसूस कर सकते हैं जो पीले रंग से दिखाया गया, और छोटे छोटे प्लैनेट्स के गिर्द भी हमने आपको वो गड्ढे दिखाए हैं।
लेकिन भूल चूक आइंस्टाइन से भी हुई। आइंस्टाइन जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे रहे थे, जिसमें स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी दे रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी कायनात स्टैटिक है, हर चीज़, दूर के सितारे स्टैटिक हैं, और उस वजह से उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी तो उसमें मैटर को स्टैटिक के तौर पर लिया गया। जब उन्होंने अपनी इक्वेशंस को बयान किया तो वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा था, जिसे कॉस्मोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है, जो ये कह रहा था कि हमारी स्पेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है। लेकिन ये चीज़ आइंस्टाइन को बिल्कुल ना भाई, और उन्होंने उस कॉस्मोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर किया और स्टैटिक यूनिवर्स की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा था। बाद की उम्र में उनको एहसास हुआ जब एडवर्ड हब्बल ने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए बताया कि हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, तो आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि ये कॉन्सेप्ट या ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट निकाल कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर किया। क्योंकि अगर हमारी कायनात स्टैटिक है और उसके अंदर मैटर मौजूद है और फिर ग्रेविटी भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा मैटर करीब 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 आता जाएगा और वो क्लैप्स करेगा और ब्लैक होल बना देगा। तो एक स्टैटिक यूनिवर्स का जो मुस्तकबिल है वो ब्लैक होल के अलावा कुछ नहीं है, जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस में नज़र आना चाहिए। लेकिन जब हम एक एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, हम ये समझते हैं कि मैटर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रहा है क्योंकि स्पेस एक्सपेंड कर रही है, तो यहाँ पर फिर ब्लैक होल के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक तजर्बे की तरफ लेकर चलता हूँ। आप एक गुब्बारा लें और उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट डाल दें। अब इन स्पॉट को गौर से देखिए और गुब्बारे को आहिस्ता आहिस्ता फैलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो जो गुब्बारा फैलता जाएगा, स्पॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। गोया के स्पॉट अपनी जगह से हिल नहीं रहे, लेकिन उनके बीच जो स्पेस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालॉगी है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारी स्पेस बढ़ती जा रही है और चीज़ें, यानी ये जो स्पॉट्स हैं, ये आप गैलेक्सीज भी कह सकते हैं, क्लस्टर्स भी कहते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, हालांकि ये एक दूसरे से रिलेटिवली दूर नहीं जा रहे। जब हम स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, जब हम खला की बात करते हैं, तो लाइट हम तक चीज़ों की अपनी सोर्स की इंफॉर्मेशन लेकर पहुंचती है। तो जो चीज़ हमारे बहुत करीब है उससे लाइट बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है तो अब लाइट भी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच में स्पेस भी फैल रही है, इसलिए लाइट को हम तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त दरकार होगा। मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि पहले ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब स्पेस फैल रही है तो डॉट्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। लेकिन निचली तस्वीर में एक और कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जब लाइट दूर से हमारे पास आ रही होती है और स्पेस फैलती है तो आहिस्ता आहिस्ता लाइट भी एक्सपेंड करना शुरू कर देती है और उसके कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं आने वाली स्लाइड में भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्पेस के बारे में कि स्पेस एक्सपेंड करती है, हमें हबल ने बताया। हबल एक एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने बहुत सी टेलीस्कोप्स बनाई, जिनमें एक टेलीस्कोप का नाम बाद में, ये उन्होंने तो नहीं बनाई थी, लेकिन उनका नाम ऑनररी तौर पर उन पर भी रखा गया। हबल ने हमें ये बताया कि हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है और उसका जो रेट है एक्सपेंशन का वो 70 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पार्सेक है। अगर आपको मेगा पार्सेक का मालूम नहीं है तो ये 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो करीब की चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रही हैं, लेकिन हमसे जो बहुत दूर चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से दूर जा रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा मेरे बिल्कुल इधर खड़ा है और वो चलता हुआ मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन एक बच्चा उस कोने में खड़ा हुआ और वो भागता हुआ दूर जा रहा है। तो स्पेस की एक्सपेंशन हर जगह एक जैसी नहीं है। जो चीज़ें आपके करीब हैं वो स्लो आपसे दूर जा रही हैं, जो चीज़ें आपसे दूर हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही हैं। आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको ले सकते हैं कि अगर आप 100 मेगा पार्सेक डिस्टेंस पर देखें कि स्पेस कितनी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन से, तो हमें पता चलता है कि 7000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस एक्सपेंड कर रही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं, 4300 मेगा पार्सेक के फासले पर जाकर ये एक्सपेंशन देखने की कोशिश करते हैं, तो अब 7000 की बजाय 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से के रेट से स्पेस एक्सपैंड कर रही है।
और जब हम उससे भी दूर जाते हैं 14,100 मेगापार्सक के फासले पर जाकर स्पेस की एक्सपेंशन देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो पता लगता है 9,87,000 किलोमीटर पर सेकंड की रेट से स्पेस एक्सपेंड करिए। तो जो जो स्पेस हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो स्पेस ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करते हुए हमें नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें खुद तो मूव नहीं कर रही, लेकिन स्पेस आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। जब रोशनी हम तक आती है, अगर सपोज़ नीले रंग की रोशनी हम तक पहुंचने की कोशिश करती है और स्पेस एक्सपेंड करती है, तो रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। और जब रोशनी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो पर्पल रंग की रोशनी है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो जब वो स्ट्रेच होगी वो पहले ब्लू कलर की होगी, फिर वो ग्रीन कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ऑरेंज और रेड कलर में आ जाएगी। हमें वो रेड कलर में नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर एक ऐसी सोर्स है जो कि येलो कलर की है, कोई सूरज ऐसा है जो कि येलो कलर का है, जब उसकी रोशनी आएगी और अगर वो दूर से आ रही है और स्पेस फैल रही है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेड कलर की बन जाएगी। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। यानी दूर की चीज़ों से जो रोशनी हमारे पास आ रही है, अगर वो चीज़ हमसे दूर जा रही है या बीच में स्पेस फैल रही है, तो दोनों कंडीशन में वो चीज़ हमें लाल नज़र आएगी। मैं आपको यहाँ पर एक गैलेक्सी दिखा रहा हूँ जिससे पीले रंग की रोशनी जनरेट होती है और वो हम तक आ रही है। अब जब रोशनी हम तक आ रही है तो स्पेस बीच में जनरेट हो रही है, तो वो रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रही है। आप देखिए वो येलो कलर से रेड कलर की हुई और आप देखें वेवलेंथ उसकी बढ़ती जा रही है। मीनवाइल ये भी देखिए कि वो गैलेक्सी भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रही है। तो अब हमने ये भी देखना है कि ये गैलेक्सी कितनी दूर जा चुकी है हमसे और ये रोशनी किस वजह से लाल हो रही है। क्या ये स्पेस की वजह से लाल हो रही है जो उसके बीच में है, या कि सोर्स बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। 3 केसेस बनते हैं जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला केस जो है उसमें यह है कि आपके पास एक यूनिवर्स है और उसमें मैटर मौजूद है और स्पीड ऑफ लाइट लिमिट है उस पर। तो अब उसके अंदर ना तो कोई चीज़ मूव कर रही है और ना ही वो स्पेस मूव कर रही है। तो आपको जो दूर से दूर चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि ये कायनात 13.7 बिलियन लाइट ईयर पहले बनी थी, तो आपको जो दूर से दूर चीज़ नज़र आएगी वो तकरीबन 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर नज़र आएगी। लेकिन दूसरा केस देखिए जिसमें अब जो मैटर उसके अंदर मौजूद है वो भी मूव कर सकता है। गैलेक्सीज भी मूव कर सकती हैं, स्टार्स भी मूव कर सकते हैं, क्लस्टर्स भी मूव कर सकते हैं। अब ये चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से तो मूव नहीं कर सकते, उससे कम ही करेंगे। तो मैक्सिमम जो हमें दूर तक चीज़ नज़र आएगी, एक तो हमें जब फिक्स थी, जब वो मूव नहीं कर रहे थे, तो तकरीबन 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो रिलेटिविटी की इक्वेशंस हैं उनकी कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि वो 27.6 बिलियन लाइट ईयर्स हमसे दूर जा सकते हैं। हम इतनी दूर उनको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमसे दूर जा सकते हैं। तीसरा केस ये है कि अब वो भी हमसे दूर जा रहे हैं और उसके साथ साथ स्पेस भी एक्सपेंड कर रही है। तो जब स्पेस एक्सपेंड कर रही है और चीज़ें भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल दूर जा सकती हैं, तो अब जो दूर से दूर चीज़ होगी जो कायनात में मौजूद होगी, उसकी एज पर मौजूद होगी, वो ये इक्वेशंस बताती हैं कि वो 41.4 बिलियन लाइट ईयर्स हमसे दूर हो सकती हैं, इक्वेशंस की कैलकुलेशन के ज़रिए। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है। ये तीसरा केस हम ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्पेस भी एक्सपेंड कर रही है और चीज़ें भी मूव कर रही हैं। तीसरा, जब हमने स्टेटस लिया, तीसरा क्राइटेरिया लिया या तीसरा ऑप्शन लिया, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के बारे में भी हमें आइंस्टाइन ने बताया और डार्क एनर्जी उनकी इक्वेशन से आती है कि हमारी कायनात क्योंकि एक्सपेंड करती है, तो एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि हमारी कायनात को एक्सपेंड कर रही है। ये 68.69% तकरीबन हमारी कायनात का हिस्सा है और ये क्यों हमारी कायनात को दूर लेकर जा रही है और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम अभी तक मुकम्मल तौर पे जानते नहीं हैं। अगर डार्क एनर्जी को भी इन इक्वेशंस में डाला जाए और फिर कैलकुलेशन की जाए, तो हमें पता चलता है कि हम अपनी ज़मीन से अगर देखें तो 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक हम देख सकते हैं। तो अगर एक तरफ 46 बिलियन लाइट ईयर्स है तो दूसरी तरफ कितना होगा, वहाँ पर भी 46 बिलियन लाइट ईयर्स होगा। तो अगर आप दोनों तरफ का अहाता करें तो कायनात को एक तरफ से अगर शुरू किया जाए और दूसरी तरफ तक
रोशनी 92 बिलियन लाइट ईयर्स तक पहुंचेगी और यही चीज़ आज की साइंस हमें बताती है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 92 बिलियन लाइट ईयर अक्रॉस तो होगी, हम अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी एक तरफ से मूव करना शुरू कर दें तो हम सिर्फ 3% तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो 97% कायनात हम अपनी ज़िंदगियों में या हमारी जनरेशन अपनी ज़िंदगियों में नहीं देख सकेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी पहुंच से दूर होती जाएगी। तो हम अब देख सकते हैं कि ये किस किस्म की कैलकुलेशंस हैं जो कि हम कर सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से और इन्हें बहुत ही सिंपल वे में आप तक कम्युनिकेट किया है ताकि आपको पता चले कि हमारी स्पेस, एक तो उसमें चीज़ें मूव कर रही हैं, फिर स्पेस भी मूव कर रही है, फिर डार्क एनर्जी भी है और उसकी वजह से हमारी कायनात एक्सपेंड कर रही है और इस वक्त हम 92 बिलियन लाइट ईयर इसका तखमीना लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको और मुझे उम्मीद है कि उस बच्चे को भी अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।